खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। खबर दर खबर में आज हम सियासत पर बात करेंगे। हमारा आज का मौजू होगा मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ कांग्रेस का होने वाला अलायंस, और इसमें हम बताएंगे कि कांग्रेस किस तरह उन पार्टियों को दरकिनार कर रही है, उन पार्टियों से अलायंस नहीं करना चाहती है जिसकी लीडरशिप, जिसकी क़यादत किसी मुसलमान के हाथ में है। कांग्रेस का कुछ रियासतों में अलायंस मुकम्मल हो गया है, कुछ में नहीं हो सका है, कुछ में तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल बरकरार है। कर्नाटका में कांग्रेस का जेडीएस के साथ अलायंस फाइनल हो चुका है, बाज़ाब्ता ऐलान हो चुका है। बिहार में कांग्रेस के अलायंस पर तज़ब्ज़ुब बरकरार है। आज मीटिंग हुई और कई राउंड की मीटिंग हुई, काफ़ी शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन अब तक अलायंस फाइनल नहीं हो सका है। हालांकि 2 दिन पहले कांग्रेस की जानिब से कहा गया था कि 17 तारीख को बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा कि कौन सी सीट पर किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन आज भी इत्तेहाद फाइनल नहीं हो सका और बहुत कम वक्त रह गया है, क्योंकि 11 अप्रैल को पहले फेज़ का इलेक्शन भी होना है जिसमें बिहार के कुछ अजला भी शामिल हैं। कांग्रेस का मुतालबा है कि हमें कम से कम 11 सीट दी जाए। बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें आरजेडी 20 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाह रही है। बकिया 20 सीटों में कांग्रेस 11 सीटों पर इलेक्शन लड़ना चाह रही है। 3 सीटें राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को दी जा रही है जिसके सरबराह उपेंद्र कुशवाहा है। उसके अलावा शरद यादव की पार्टी 4 सीट मांग रही है। मुकेश सहनी जिसके अभी नई पार्टी है वो 2 सीट मांग रहे हैं। मांझी 2 सीट मांग रहे हैं और इसकी बुनियाद पर फाइनल नहीं हो रहा। ये सब कांग्रेस को 8 सीटें लेने पर मजबूर कर रहे हैं। कांग्रेस कम से कम 11 सीटें चाह रही है, जिसकी वजह से अलायंस काफ़ी पेचीदा बन गया है और आज भी फाइनल नहीं हो सका है। लेकिन कांग्रेस इन सबको साथ रखना चाह रही है। इसमें कुछ पार्टियां ऐसी भी है जैसे मांझी हो गए, मुकेश सहनी हो गए, इनका अपना कोई वजूद नहीं है। अगर किसी अलायंस से हटकर ये पार्टियां इलेक्शन लड़ती है तो शायद इनकी ज़मानत जब्त हो जाए। उपेंद्र कुशवाहा को पिछले इलेक्शन में एनडीए में होने की वजह से 3 सीटों पर जीत मिल गई। इस इलेक्शन में वो 5 सीटें चाह रहे हैं। उनको पता है कि अलायंस में हमें कामयाबी मिल सकती है, बगैर अलायंस के हमारी कामयाबी नामुमकिन है, इसलिए वो लोग दबाव भी डाल रहे हैं। अब कांग्रेस क्या करती है, क्या फैसला लेती है, आने वाला वक्त ही बताएगा और अगले 24 से 48 घंटे में यकीनी तौर पर इसका फैसला हो जाएगा। सबसे ज़्यादा तज़ब्ज़ुब किशनगंज की सीट पर है कि किशनगंज की सीट पर कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाएगी। ये तो यकीनी है कि किशनगंज की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी और कांग्रेस से वहाँ का जो उम्मीदवार होगा वो मुसलमान होगा, लेकिन कौन होगा ये बड़ा मुश्किल है। कई नाम आ रहे हैं। मौलाना सारुल्लाह कासमी के भाई जाहिदुर रहमान उसमें शामिल हैं, डॉक्टर मोहम्मद जावेद शामिल हैं, मुफ्ती एजाज अरशद कासमी का नाम भी हाई कमान की तरफ से शामिल किया गया है और वो भी मुकाबला कर रहे हैं। इसके अलावा एक और नाम है जिनका दावा है इंजीनियर असलम का कि हमारा भी नाम शामिल है। बहरहाल किसके नाम पर कांग्रेस मोहर लगाएगी उसका फैसला हो जाएगा। उधर एनडीए ने बिहार में सीटों का ऐलान कर दिया है। 17 सीटों पर एनडीए की पार्टी जेडीयू इलेक्शन लड़ेगी और 17 सीटों पर बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी। 6 सीटें राम विलास पासवान की पार्टी एलजेपी को दी गई है। 6 सीटिंग एमपी है तो जितने उसके एमपी तो उतनी सीटें उसको दे दी गई है। पिछली मरतबा लोक जनशक्ति पार्टी को 7 सीटें दी गई थी। किशनगंज से भी एनडीए का उम्मीदवार यानी किशनगंज की सीट जेडीयू के खाते में गई है और उस सीट पर भी एनडीए का जो उम्मीदवार है वो मुसलमान महमूद अशरफ होंगे, जिसको जेडीयू ने ऐलान कर दिया है। तो सिर्फ कांग्रेस का बाकी रह गया है। वहाँ पहले से एमआईएम के जो उम्मीदवार अख्तरुल इमान है बहुत मजबूत है, बहुत कदावर हो चुके हैं। उनकी अपनी एक शख्सियत है, अपनी एक शबी है। 2014 में मौलाना सारुल्लाह कासमी के मुकाबले में वो सेकुलर वोटों को मुंतशिर होने से बचाने के लिए बैठ गए थे, इसलिए अवाम एक तरफा तौर पर अख्तरुल इमान की हिमायत कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्लस पॉइंट है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार का तय होना भी बाकी है। उसके बाद ही मुकाबला समझ में आएगा क्या मुकाबला है। बहरहाल 3 मुसलमानों के दरमियान किशनगंज में मुकाबला होगा। इसी खबर दर खबर में अब हम आसाम की बात करने जा रहे हैं। असम में कांग्रेस ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से इत्तेहाद नहीं कर रही है। असम की कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 3 सीटों पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को कामयाबी मिली थी और 3 सीटों पर कांग्रेस को भी कामयाबी मिली थी। यानी मरकज़ में या कह लीजिए लोकसभा में असम में कांग्रेस और यूडीएफ का स्टेटस बराबर है, दोनों की हैसियत बराबर है।
2019 के लिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल की शुरू से कोशिश रही कि हम कांग्रेस के साथ अलायंस करके इलेक्शन लड़े ताकि सेकुलर वोटों को मुंतशिर होने से बचाया जा सके और बीजेपी इसका फ़ायदा न उठा सके। 2016 के रियासती असम्बली इलेक्शन में भी मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करने की हर मुमकिन कोशिश की, पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कांग्रेस ने उनके साथ अलायंस नहीं किया। कांग्रेस के वहाँ के साबिक वज़ीर आला तरुण गोगोई ने कहा हु इज़ अजमल, हम अजमल को नहीं जानते, उनकी कोई हैसियत नहीं है। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी जीत गई और कांग्रेस और यूडीएफ को तकरीबन बराबर सीटें आई, कुछ का फ़र्क है। और यानी उन्होंने यूडीएफ की हैसियत को तस्लीम नहीं किया और अपने बयान में उस वक्त के वज़ीर आला तरुण गोगोई जो पार्टी के सरबराह थे वहाँ के आसाम के, उन्होंने कहा कि हमें अपनी हार का गम नहीं है, कांग्रेस की शिकस्त का गम नहीं है, न बीजेपी की जीत पर अफसोस है। हाँ, बदरुद्दीन अजमल की हार का, उनकी शिकस्त पर हमें खुशी है, इस पर हम मसरूर हैं। ये उनका स्टेटमेंट था, ऑन रिकॉर्ड है, इंटरनेट पर मौजूद है, उसे देखा जा सकता है। इसके बावजूद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अलायंस की हर मुमकिन कोशिश की, हाईकमान तक बात की और हर अलायंस में, हर इत्तेहाद में वो साथ रहे। सुप्रीम कोर्ट में जाने का मसला हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जाने का मसला हो, कोई एहतजाज करने का मसला हो, ऑल पार्टी मीटिंग हो, ऑल अपोजिशन मीटिंग हो, हर जगह मौलाना बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी साथ रही, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। अब इत्तेहाद की बात आ रही है तो कांग्रेस उनसे कह रही है कि आप सिर्फ 2 सीटें ले लीजिए। हमने आपको बताया कि आसाम में 3 सीटिंग एमपी यूडीएफ के हैं और 3 सीटिंग एमपी कांग्रेस के हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल का मुतालबा है कि हमारे 3 सीटिंग एमपी पहले से हैं तो 1 सीट हमें और दे दी जाए, यानी हमें सिर्फ 14 में से 4 सीटें दे दी जाए, बकिया पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करे। लेकिन कांग्रेस उनके इस मुतालबा को नहीं मान रही है। कांग्रेस कह रही है कि आप सिर्फ 2 सीटों पर इलेक्शन लड़िए और उस पर भी कह रही है कि हो सकता है कि हम वहाँ अपना कमज़ोर कैंडिडेट खड़ा करें या न भी करें, यानी कुछ फाइनल नहीं कर रही है कांग्रेस। इस तरह कांग्रेस ने एक परसेप्शन फैला दिया यूडीएफ के बारे में कि बीजेपी के एजेंट है या बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाना चाहते, जबकि वो शुरू से कांग्रेस के साथ रहे, बीजेपी उनके खिलाफ रही। बीजेपी ने हमेशा कई मरतबा टारगेट किया यूडीएफ को, उनके लोगों को, उनकी पार्टी को आसाम में बीजेपी की तरफ से परेशान किया जाता है। इसके बावजूद कांग्रेस ने उनके बारे में एक अफवाह फैला दी है और उन्हें बदनाम करके इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिश नहीं कर रही है। कांग्रेस की तारीख पर और उसकी पूरी हिस्ट्री पर नज़र डालें तो दरअसल कांग्रेस मुस्लिम लीडरशिप वाली क़यादत को पसंद नहीं करती है। कांग्रेस ये चाहती है कि कोई मुसलमान हमारी पार्टी में बनकर रहे, वो पार्टी सरबराह बनकर न रहे। अगर किसी दूसरी पार्टी का कोई सरबराह होता है, कोई दूसरी ज़ात की, फ़िरक़ा की, यानी दूसरी ज़ात की, फ़िरक़ा की या ग्रुप की पार्टी होती है तो कांग्रेस उसे एक्सेप्ट कर लेती है। बिहार की मिसाल सामने है कि लोकसभा में मांझी का कोई वजूद नहीं है, शरद यादव का कोई वजूद नहीं है, मुकेश सहनी का कोई वजूद नहीं है। इसके बावजूद इन तीनों पार्टियों को बिहार में कांग्रेस अलायंस में शामिल कर रही है, भले कम सीट दे रही है लेकिन अलायंस में शामिल कर रही है। आसाम में बदरुद्दीन अजमल के 3 सिटिंग एमपी, उतने एमपी कांग्रेस के हैं, इसके बावजूद कांग्रेस उन्हें शामिल नहीं कर रही है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की शबीह कोई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी भी नहीं है, जिन्हें बदनाम कर दिया गया है कि वो कट्टरवाद पार्टी है या वैसी साहब एक तरफा मुसलमानों की बात करते हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी सेकुलर पार्टी कहलाती है, सेकुलर वैल्यूज़ के मुताबिक वो पार्टी काम करती है। उनके एमएलएज में कई गैर मुस्लिम है, इसी तरीके से उनके 3 सिटिंग एमपीज़ जो है उसमें से करीमगंज के एमपी है राधे श्याम, वो गैर मुस्लिम है और 2 मुसलमान एक वो हैं, यानी मौलाना बदरुद्दीन अजमल डुबरी से और बारपेटा से सराजुद्दीन अजमल साहब एमपी है। तो गोया कि कांग्रेस इन सब के बावजूद उनको इत्तेहाद में शामिल नहीं कर रही है और अगर इत्तेहाद में कांग्रेस शामिल नहीं करती तो यकीनी तौर पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल भी अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे और वोटों की तकसीम होगी और नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस की भलाई इसी में है, कांग्रेस की बेहतरी इसी में है कि जिस तरीके से वो बिहार में अलायंस कर रही है, एहतजाज और कई जगह से धमकी मिलने के बाद जिस तरीके से कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने पर मजबूर हुई है। अभी दिल्ली का इत्तेहाद फाइनल नहीं हुआ लेकिन बातचीत चल रही है और मुमकिन है कि बहुत जल्द नतीजा सामने आ जाएगा और आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में दिल्ली में इत्तेहाद हो जाएगा। इसी तरीके से ज़रूरी है कि कांग्रेस आसाम में भी इत्तेहाद कर ले। कांग्रेस को ये नहीं समझना चाहिए कि मुसलमानों को बीजेपी का आरएसएस का खौफ दिलाकर एक तरफा तौर पर हम उसका वोट ले लेंगे और किसी दूसरी पार्टी को वो उसका वोट नहीं जाएगा। ये कांग्रेस की भूल है, ये कांग्रेस की गलत फहमी है। इसलिए उसके लिए बेहतर यही
होगा कि आसाम में वो यूडीएफ के साथ इत्तेहाद कर ले, वरना लामहला वोटों की तकसीम होगी। और इस सब के बावजूद यूडीएफ की 2-3 सीट तो ऐसे भी निकल जाएगी। 2014 में बीजेपी और मोदी लहर चल रही थी, कांग्रेस अलग इलेक्शन लड़ रही थी, एनडीए यानी बीजेपी अलग इलेक्शन लड़ रही थी। इसके बावजूद मौलाना बदरुद्दीन अजमल को 3 सीटें मिल गई थी, तो इस मरतबा भी उन्हें ज़्यादा सीटें ऐसे ही मिल जाएगी। एनआरसी पर उन्होंने काफ़ी तादाद में काम किया है, लोगों के मसाइल हल किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो मुकदमा लड़ रहे हैं और पूरी कोशिश है। रफाही काम मौलाना बदरुद्दीन अजमल का आसाम में बहुत ज़्यादा है। 25 से 30 कॉलेजेस उनके पूरे आसाम में हैं, 40 से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स हैं, इसके अलावा छोटे छोटे इदारे हैं। रफाही काम, समाजी काम, हर सतह पर उनका काम है। तो आवाम मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ है, उनके कामों से खुश है, हर कदम पर उनका साथ देती रही है। तो उनका यह काम इस मरतबा भी उनके साथ रहेगा, उन्हें फ़ायदा मिलेगा और आवाम यकीनी तौर पर यूडीएफ को सपोर्ट करेगी, उनकी हिमायत करेगी, उन्हें इलेक्शन में फ़ायदा होगा। कांग्रेस अगर उनके साथ अलायंस नहीं करती है तो इसका नतीजा कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा और शायद मिशन 14 का जो आसाम में है वो कांग्रेस का पूरा नहीं हो पाएगा। अलायंस हो जाता है तो मिशन 14 मुकम्मल हो जाएगा। इसलिए एक मरतबा फिर हमारी कांग्रेस से यही अपील होगी, दरख्वास्त होगी कि आप एक तवील मफाद के लिए, एक वसी तर मफाद के लिए आसाम में यूडीएफ के साथ इत्तेहाद कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो नुकसान कांग्रेस का होगा। मुस्लिम वोटों को आप अपनी जागीर मत समझिए और यूडीएफ को सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं मिलता है बल्कि यूडीएफ के साथ गैर मुस्लिम वोट भी बड़ी तादाद में है। यूडीएफ की हैसियत आसाम में एक सेकुलर पार्टी की है और सेकुलर वोट जितना कांग्रेस को आसाम में चाहता है उतना ही सेकुलर वोट आसाम में यूडीएफ को भी चाहता है। 2014 का नतीजा सबके सामने है, इसलिए एक मरतबा फिर यही रिक्वेस्ट होगी कि दोनों के दरमियान अलायंस हो जाना चाहिए ताकि एक वसी तरह इत्तेहाद में काम हो। वरना फिर जिस तरीके से यूपी के बारे में खदशात है कि यूपी में एसपी बीएसपी का अलग अलायंस है और कांग्रेस अलग हर सीट पर अपने उम्मीदवारों को खड़े कर रही है, सिर्फ 7 सीटों को छोड़ करके। तो जिस तरीके से यूपी में बड़ा तकसीम का खदशा है वही सूरत हाल आसाम में भी पैदा हो सकती है। खुदा न करे ऐसा हो, इसलिए भी वक्त है कि आसाम में कांग्रेस अलायंस कर ले और साथ मिलकर के इलेक्शन लड़े। खबर दर खबर में आज इतना ही, फिर हमारी बात होगी अगले शो में किसी और मुद्दे पर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने ख्यालात से कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर आगाह कीजिए। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।